हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 यानी कि टिश्यूज के 4th MCQ के साथ। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से भाई जरा एक लाइक या फिर मुझे बता दें कमेंट में कि आप लोग रेडी हैं, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और इससे पहले के MCQs आपने कितने अच्छे से करे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखोगे अगर आप अपने क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो क्योंकि हम लोग प्लांट टिश्यूज पूरा खत्म कर चुके हैं, सो नाउ इट्स टाइम टू डील विद एनिमल टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज के भी एक पार्ट को हमने फिनिश कर लिया है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन दी क्विज। ठीक है, सो टोटल 14 क्वेश्चंस है, यानी कि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, विच इज गुड फॉर अस, क्योंकि फटाफट से अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसको खत्म भी करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी वॉलेंट्री मसल। हमें वॉलेंट्री मसल आइडेंटिफाई करना है। वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जिसमें कि हमारे पास ये लिबर्टी होती है कि व्हेन वी वांट टू स्टॉप हम उसे स्टॉप कर सके, व्हेन वी वांट टू स्टार्ट हम उसको स्टार्ट कर सके। फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, सो यहाँ से आप बताओ फिंगर मसल्स, हार्ट के मसल्स, यानी कि जब मैं चाहूँ मेरा दिल या फिर हार्ट थोड़ा सा फिल्मी अगर मैं ना बोलूँ तो है ना, तो ये पंप करे या फिर ना करे, तो धड़के है ना, ऐसा होता है ना कि मेरा दिल धड़कता है तुम्हारे लिए, काइंड ऑफ बहुत कुछ चलता है। आप लोगों की एज में तो बहुत अच्छे से चलता है ना। सो बस उसी पे मैं बात कर रही हूँ कि वो वॉलंटरी नहीं है ना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि किसी को देख के एक्चुअल में इसने हमेशा ही पंप करना है। उसके बाद मसल्स इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स का इशू है, मतलब लंग्स में, और या फिर आपके मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जिसका प्रोसेस ओवरनाइट हो या कोई भी टाइम हो वो चलना ही चलना है, तो हमारे वश में तो है नहीं, है ना, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, इतने भयंकर भयंकर वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं, बट ठीक है, जोक्स अपार्ट, फिंगर मसल्स आर द वन जो कि वॉलेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि इफ आई वांट आई कैन मूव दिस, इफ आई वांट आई कैन नॉट, राइट? तो चलिए फिंगर मसल्स, एंड आई थिंक वी ऑल नो दिस थिंग। Moving to the next question, in an emergency, which tissue help in making quick decisions after analyzing the situation? जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल बंदर पीछे पड़ गए एंड वी हैव टू रन, या फिर स्ट्रीट डॉग्स, जो लोग डरते हैं कुत्तों से, उनको तो बहुत ज़्यादा होता है, तो एकदम से उन्हें एनालाइज करना है कि कौन सा रास्ता लेना है, कौन सी गली से कटना है, क्या करना है, तो एकदम हम कब किससे करते हैं? देखो, हमारा डेंजर अगर आता है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं, तो वो सिग्नल्स हमारे नर्व सेल्स के थ्रू पहुंचते हैं। सो दैट मीन्स कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर और द कनेक्टिव वन। सो वी नो कि यहाँ पर आंसर नर्वस टिश्यू होने वाला है। ठीक है, बाकी सारे देखो, मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो मस्कुलर मेनली मूवमेंट के बारे में है, कनेक्टिव टिश्यूज की बात करूं तो ब्लड वेसल्स हो गए, है ना, या फिर जो भी हमें कनेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल बोन्स हो गए, या फिर हमारी एपिथेलियल की बात करूं तो स्किन हो गई, है ना। तो ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Which body part is not composed of nervous tissue? इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें कि नर्वस टिश्यू या उससे जुड़े हुए, यानी कि नर्व सेल्स होते हैं, कुछ भी उससे जुड़ा हुआ नहीं होता? ठीक है, मसल्स, नर्व्स, ब्रेन्स या स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम ध्यान से नीचे के 3 ऑप्शंस को देखें तो नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड है, तभी हमें सिग्नल पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है, एंड सेम विद द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही आपके नर्व सेल्स या आपके न्यूरॉन्स या आपके होल नर्वस सिस्टम से यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक है जो कि मूवमेंट हमारी बॉडी में देता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट हमारी बॉडी को देता है, वो होते हैं हमारे मसल्स। तो वहां पर आपका नर्वस टिश्यू से ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई है बात? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफाई स्ट्रेटिएटेड मसल्स? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्ट्रेटिएटेड मसल्स को सिग्निफाई नहीं करता है? सो वी हैव विसरल मसल, देन वी हैव वॉलेंट्री मसल्स, देन वी हैव स्ट्राइप्ड एंड वी हैव स्केलेटल। ध्यान से देखा जाए ये तीनों ही जो नाम है वो एक ही हमारे स्ट्रेटिएटेड मसल्स के हैं, है ना। अगर आप लोगों ने वॉलेंट्री मसल्स जो कि हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि द मूवमेंट ऑफ योर लिम्स यानी कि
आपके हाथ पैर जो होते हैं, तो वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया भी देती हूँ कि जब हम लोगों ने स्ट्रेटिएटेड मसल्स को पढ़ा था तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि देखिए इसमें अलग अलग टाइप के कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, है ना, स्ट्राइप्स होती हैं उसमें, कहीं ना कहीं आपको स्टेन्स मिलेंगे। स्टेन्स के लिए ही स्ट्रेटिएटेड बोला गया है। स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल क्यों बोला है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके मूवमेंट से जुड़े हैं। तो जिस तरीके से हमारे पूरे स्केलेटन में पार्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल हमारे लिम्स के, वही है उसके ऊपर के मसल्स होते हैं। क्लियर है ना? तो इसलिए ये कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज नॉट पार्ट, विसरल मसल इज नॉट द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटिएटेड वन, ठीक है ना, उसका पार्ट नहीं है। तो चलो इसको भी मार्क करते हैं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे डायग्राम्स मसल्स के पता होने बहुत जरूरी है, बिकॉज डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर एमसीक्यू की बात करोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द डायग्राम, कि कौन सा मसल कहाँ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द लॉन्ग पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे बड़ा वाला हमें पार्ट देखना है। अगर हम न्यूरॉन के डायग्राम की बात करें तो देखो आप लोगों को एटलीस्ट ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। उसके बाद डेंड्राइट्स तो आपके आगे आपको मिल ही जाते हैं, एक आपको न्यूक्लियस भी इसमें मिल जाता है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वी नो दैट इज नथिंग एल्स बट नोन एज द एक्सॉन, ठीक है। एक्सन कह लो, एक्सॉन कह लो, एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे, एक्सॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द मसल फाइबर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें ऐसा फीचर, कौन सा ऐसा फीचर है जो कि नहीं मिलता है, ये हमें बताना है। क्या वो स्ट्रेटिएटेड नहीं होते हैं? क्या वो यूनिन्यूक्लिएट नहीं होते हैं? इनवॉलेंट्री या फिर स्पिंडल शेप्ड? अगर हम लोग स्मूथ मसल्स की या फिर हम इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो उसमें कुछ हमारे सबसे पहले जो एग्जांपल्स आते हैं वो ये आता है कि हमारे लंग्स हो गए, है ना, हमारे मसल्स या फिर हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन, उनका कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, है ना। और अगर मैं एयर लंग्स की बात करूं, ब्रोंकाई की बात करूं, तो ये सारे हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो जब हम इनवॉलेंट्री मसल्स को पढ़ते हैं तो हम उनमें क्या पढ़ते हैं कि वो एक तो स्पिंडल शेप्ड हैं, इनवॉलेंट्री हैं, ऑल्सो दे आर यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि एक ही न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है। तो ऐसा कौन सा फीचर है विच इज नॉट प्रेजेंट इन दीज टाइप ऑफ लंग्स, मसल्स और टिश्यू, सॉरी मसल टिश्यू, दैट इज स्ट्रेटिएटेड, है ना। स्ट्रेटिएटेड मसल्स आपके वो मसल्स होते हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ दी वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं एंड वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is not a feature of the skeletal muscle? इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि skeletal muscle का फीचर नहीं है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। सिलेंड्रिकल होता है, जी बिल्कुल होता है। स्ट्रेटिएटेड होता है, बिल्कुल होता है। मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बिल्कुल होता है ना, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। एंड क्या वो ब्रांच्ड होता है? नहीं। सो हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं या फिर जो स्केलेटल मसल्स हैं वो ये सब कुछ है एक्सेप्ट ब्रांच्ड, वो ब्रांच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने लंग्स के, बार बार लंग्स क्यों याद आ रहा है आज, जितना हमने टिश्यूज के बारे में समझा है, सभी टिश्यूज के ऊपर आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा डीप स्टडी आप लोगों को एज ऑफ योर 9th क्लास लेवल, है ना, इतना नहीं दिया हुआ है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जैसे कि मैंने प्लांट टिश्यू में बोला था, यहाँ पर भी एक काम करो कि अपने एनिमल टिश्यूज की जब कैटेगरीज बनाते हो, जब अपने नोट्स बनाते हो, लर्न करते हो ना, सभी कनेक्टिव टिश्यू हो, मसल हो, कोई भी हो, सबके थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो कि मेन है, जो कि आपको इन क्वेश्चंस में दिख रहा है, उसको लिख लो, है ना। बहुत फायदा करेंगे अगर आप ये लोग आप ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है। चलिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टिश्यू इज कैरीड आउट बाय द एक्शन ऑफ। अब देखो ये बहुत ज्यादा डिटेल में आप हमें नहीं दे रखा है, लेटर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट, बट ठीक है, हमें अगर पूछा जाता है तो वी शुड एटलीस्ट नो। सो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल फाइबर्स का या मसल टिश्यूज का, वो बेसिकली एक ही चीज से होता है, दैट इज एक प्रोटीन से होता है, कुछ टाइप के प्रोटीन से होता है ना। तो उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं, फिब्रिन हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, एक्टिन तो ऊपर है ही, नाउ सिक्रीटिन हो गया, तो ये सब प्रोटीन्स हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पर्टिकुलर जो मसल फाइबर्स की बात करी जा रही है, मस्कुलर टिश्यूज की बात करी जा रही है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की बात करी है, दैट इज सम बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन्स विच इज बेसिकली नोन एज एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर इनवॉलेंट्री। अब इनमें से कौन से मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अगर हम लोग अपने मसल टिश्यूज की बात करें तो हमने कुछ 3 से 4 टाइप के मसल टिश्यूज पढ़े हैं। सबसे पहले आप लोगों ने स्केलेटल यानी कि वॉलेंट्री मसल्स पढ़े हैं, है ना, जिसमें कि आपको पता है कि लिम्स में मेनली होता है, जो कि हमें मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारे ब्लड वेसल्स के हो सकते हैं, लंग्स वाले हो सकते हैं, रेस्पिरेशन से, और हमारे हार्ट के मसल्स तो कार्डियक मसल्स हो गए हैं, बट अगेन वो इनवॉलेंट्री हैं। आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि जब चाह रहे हो तब ये धड़क रहा है या फिर तब ये पंप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है ना। तो ये बेसिकली हमारे स्मूथ और हमारा कार्डियक मसल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दोनों क्या है, हमारी कैटेगरी है इनवॉलेंट्री मसल्स की। ठीक है ना, तो ये आपके इनवॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर अगर मार्क करते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव कार्डियक एज वेल एज वी हैव स्मूथ मसल्स। ठीक है, सो इसको मार्क करते हैं। व्हाट डू वी हैव, कार्डियक स्केलेटल नहीं होगा, कार्डियक एंड स्मूथ वुड बी द राइट आंसर। और आगे देख लोगे तो आपको पता है कि एक उसमें से गलत है ही। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट हमारे पास, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस, यानी कि कोई भी अगर एक परफॉर्मेंस है, यहाँ पर तो डांस परफॉर्मेंस है, फॉर डांसर वांट्स टू स्टॉप हर डांसिंग, व्हिच मसल विल एग्जीक्यूट दिस डिसीजन। आपको स्टॉप होना है। ठीक है, आप डांस कर रहे हो, डांस करने में बॉडी के मूवमेंट्स लग रहे हैं, उन मूवमेंट्स को इफ आई वांट टू कंट्रोल, यानी कि इफ आई वांट कि वो रुक जाए, है ना, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वॉलेंट्री डिसाइड किया है ना, कौन से मसल्स होंगे, स्ट्रेटिएटेड, स्मूथ, कार्डियक, इनवॉलेंट्री। नीचे वाले 3 को देखा जाए तो तीनों ही इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि उनको कंट्रोल अपने आप नहीं किया जा सकता। तो ओनली द स्ट्रेटिएटेड मसल्स आर द वन जो कि स्केलेटल या फिर आपके वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो कि हम अपनी चॉइस या हम अपनी डिसीजन मेकिंग के थ्रू उसको स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वी हैव द 4th सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको असर्शन रीजन करना है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। Assertion सबसे पहले दिया हुआ है कि differentiation is a process in which it gives permanent shape and size to organisms. Exactly, differentiation एक वो प्रोसेस कहलाया जाता है जिसमें कि आपके जो टिश्यूज हैं, आपके जो प्लांट्स हैं, बेसिकली उनको एक परमानेंट शेप एंड साइज मिल जाता है। रीजन क्या है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑलवेज डन बाय परमानेंट टिश्यू। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये कौन करता है, आपका परमानेंट टिश्यू करता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, इनफैक्ट सही रीजन भी है, वो आपके परमानेंट टिश्यू के द्वारा किया जाता है। डिफरेंशिएशन वही एक प्रोसेस है जिसमें कि आपको परमानेंट शेप एंड साइज मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ अगर बढ़ते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हैज टॉल एपिथेलियल सेल्स। एग्जैक्टली, आपका जो इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, उसका जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, दे हैव लॉन्ग इलोंगेटेड या फिर एपिथेलियल सेल्स उसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा रीजन क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो बेसिकली आपका जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो क्या आपको मदद करता है, वो आपको एब्जॉर्प्शन में या फिर सिक्रीशन में मदद करता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि जो इंटेस्टाइन है, देखो इंटेस्टाइन में बहुत कुछ सिक्रीट होना है और बहुत कुछ एब्जॉर्ब होना है ना। तो एक पर्टिकुलर शेप उसकी दी जाती है एंड दैट इज गिवन बाय द कॉलमनर टिश्यूज। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल करेक्ट है एंड 100% जस्टिफाइड है। Moving to the next one, permanent tissues constitute the major portion of the plant body. Permanent tissues जो है plant body का major part contain करता है and I totally agree with this thing because जब आप मेरिस्मेटिक के बाद जाते हो तो आप देखते हो कि we have complex permanent tissues, we have simple permanent tissues and कितना major role ये लोग अपना प्ले करते हैं प्लांट के मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। प्लांट के मेन जो प्लांट में है वो है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से वो ग्रो कर सके, अपनी जगह पे फर्म रह सके, रुक सके, है ना। तो वो सब उसको डेड सेल्स यानी कि परमानेंट टिश्यू से मिलता है। तो यस वी टोटली अग्री, बट मेरिस्मेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या दे दिया है कि आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो आपको डिफरेंशिएटेड सेल्स कंटेन करता है, वो एक्चुअली नो।
परमानेंट टिश्यूज के अंदर आपके जितने भी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस है वो परमानेंट टिश्यू में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस सेल ने उस वक्त पे परमानेंट शेप एंड साइज को ग्रैब कर लिया है। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि भाई रीजन हमारा यहाँ पर गलत है बट एजर्शन इज टोटली ओके। ओके, तो चलिए आपका वो करेक्ट हमने कर दिया है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे नाउ। पेरेन्काइमा टिश्यू हैज अ लार्ज हॉलो स्पेस इन इट्स ओन स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उसका एक बहुत मतलब उसके स्ट्रक्चर में काफी हॉलो स्पेस रहता है। रीजन क्या है? पेरेन्काइमा टिश्यू गेट्स लूजली अटैच्ड टू ईच अदर। सो बेसिकली वो एक दूसरे से बहुत ही लूजली हेल्ड होते हैं, यानी कि पकड़े जाते हैं बहुत लूजली, ऐसा टाइट नहीं कुछ रहेगा, इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, सो यस हम ये बोलेंगे कि हाँ आपका जो एजर्शन रीजन है वो करेक्ट भी है एंड जस्टिफाइड भी। ठीक है, सो देखिए अब रिजल्ट्स देखें। नाउ इट्स टाइम टू व्यू द रिजल्ट्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एवरीवन एंड यस we have scored 54 points. That means 14 out of 14 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हैं और इससे खुशी की बात क्या होगी, है ना? चलो, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद सम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपका ये चैप्टर काफी बड़ा है। धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग इसमें टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें मजा भी आ रहा है करने में, बिकॉज छोटे छोटे एमसीक्यूज है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप लर्निंग एवरीवन, बाय बाय।